Welcome friends. Hope all you are doing well and today we are going to discuss on nutritional requirements of bacteria. स्वागत है मित्रों, उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और आज हम चर्चा करेंगे जीवाणु की पोषण आवश्यकताओं के बारे में। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन टर्म ग्रोथ. ग्रोथ इज एन ऑर्डरली इंक्रीज इन द सेलुलर कॉन्स्टिट्यूट. किसी भी कोशिका के उपांगों कोशिकीय घटकों की क्रमिक वृद्धि विकास कहलाती है. बैक्टीरियल ग्रोथ. फॉर बैक्टीरिया ग्रोथ इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन सेल मास एंड डुप्लीकेशन ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए, सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल वॉल एंड सेलुलर मेम्ब्रेन एंड फाइनली सेल डिवीज़न. जीवाणु के विकास के टर्म को देखा जाए तो इसके अंतर्गत कोशिकीय द्रव्यमान का बढ़ना, डीएनए का द्विगुणित होना, कोशिका भित्ति एवं कोशिका कला का निर्माण होना और अंततोगत्वा कोशिकीय विभाजन आता है. बैक्टीरियल ग्रोथ के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कोशिकीय द्रव्यमान का बढ़ना, डीएनए का द्विगुणन, नई कोशिका भित्ति और कोशिका कला का निर्माण और कोशिका विभाजन. एवरी ऑर्गेनिज्म मस्ट फाइंड in its environment all of the substances required for energy generation and biosynthesis. किसी भी जीव जाति को ऊर्जा उत्पादन और जैव संश्लेषण के लिए वह सभी पदार्थ अपने वातावरण से चाहिए होते हैं जो कि उनके विकास को बढ़ा सके या उनके जीवन के लिए आवश्यक होते हैं. प्रत्येक जीवधारी को अपने आसपास के वातावरण से उन पदार्थों की आवश्यकता होती है जो कि उनके जीवन के लिए आवश्यक होते हैं. नेक्स्ट टर्म न्यूट्रिशन. सप्लाई ऑफ वेरियस केमिकल्स और कंपाउंड्स विच आर नेसेसरी फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक पदार्थ और न्यूट्रिशन का मतलब पोषण. तो उन सभी पदार्थों की सप्लाई या उन सभी पदार्थों का किसी कोशिका को मिलना, किसी बैक्टीरिया को मिलना जो कि उनके विकास के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं. क्यों आवश्यकता होती है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशनल मटेरियल. क्यों आवश्यकता पड़ती है पोषक पदार्थों को किसी कोशिका की? फर्स्ट फॉर बायोसिंथेसिस, सेकेंड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड थर्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. आवश्यकता पड़ती है जैव संश्लेषण के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए और चयापचयी अभिक्रियाओं के लिए. फर्स्ट फॉर बायोसिंथेसिस. सम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए. जैव संश्लेषण के लिए कुछ आवश्यक पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है कि जिससे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए का निर्माण हो सके. अर्थात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. ऊर्जा उत्पादन के लिए मोस्ट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन डोनर आर एक्सेप्टर्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड अदर रिएक्शन फॉर एटीपी एंड अदर एनर्जी फार्मिंग कंपाउंड. लगभग सभी कोशिकाओं को आवश्यकता होती है सूक्ष्म पोषक पदार्थों की जो कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को, ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया को और एटीपी के फॉर्मेशन को, एटीपी के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म मात्रा में पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं उनकी आवश्यकता इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान में होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में होती है. इसके अलावा ऊर्जा उत्पादन की जो अन्य अभिक्रियाएं हैं जैसे एटीपी फॉर्मेशन या एटीपी का उत्पादन, इसमें भी आवश्यकता पड़ती है. नेक्स्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. चयापचयी अभिक्रियाएं. मेजर एलिमेंट्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. दीज न्यूट्रिएंट्स आर वर्क एज कोफैक्टर्स. तमाम तरह की चयापचयी अभिक्रियाएं जो कोशिका के अंतर्गत होती हैं उसमें बड़ी मात्रा में पाए आवश्यक पोषक पदार्थ और सूक्ष्म मात्रा में जो आवश्यक होते हैं पोषक पदार्थ, दोनों की आवश्यकता होती है जिससे कि चयापचयी अभिक्रियाएं सुचारू रूप से चल सकें. कुछ
सूक्ष्म पोषक पदार्थ और कुछ पोषक पदार्थ कोफैक्टर्स के रूप में, सहायक कारक के रूप में किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी में अपना रोल प्ले करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं सहायक कारक के रूप में। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक पोषक पदार्थ। केमिकल्स आर कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल एंड ग्रोथ। These are categorized in 3 groups. Major elements are macronutrients, trace elements are micronutrients, and organic growth factors. आवश्यक पोषक पदार्थ वह केमिकल अर्थात रसायन या यौगिक होते हैं जो कि किसी भी जीवाणु के जीवन और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनको 3 समूहों में विभाजित किया गया है। मेजर एलिमेंट्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अर्थात बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक पदार्थ। ट्रेस एलिमेंट्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक पोषक पदार्थ। और ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर, कार्बनिक विकास के लिए जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वह 3 तरह के आवश्यक होते हैं न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ, मेजर एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स। फर्स्ट, मेजर एलिमेंट्स। These elements required in large quantity for bacterial growth. Carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, phosphorus, sulfur, potassium, magnesium, calcium, iron, etc. जो बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं पोषक पदार्थ, यह ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जिनकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है किसी भी जीवाणु को अपने विकास के लिए। इसके अंतर्गत कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन आते हैं। नेक्स्ट, ट्रेस एलिमेंट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक पोषक पदार्थ। दीज एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, नॉर्मली दीज आर मेटल आयंस एंड प्रेजेंट इन वाटर एज कंटामिनेंट्स। एग्जाम्पल, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एक्सेट्रा। जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं या सूक्ष्म मात्रा में जो सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं, यह ऐसे सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जिनकी आवश्यकता बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में भी किसी कोशिका को होती है। साधारणतया यह धातु आयन होते हैं, मेटल आयन होते हैं जो कि जल के अंदर पाए जाते हैं। मेटल आयंस प्रेजेंट इन द वाटर एज कंटामिनेंट्स, जल को प्रदूषण या प्रदूषित करने वाले कारकों के रूप में पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर और मॉलिब्डेनम आते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स। दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड बाय द सेल, नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरियल सेल। विटामिन्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स। यह ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे अणु होते हैं जो कोशिका के विकास के लिए आवश्यक तो होते हैं, परंतु कोशिका के द्वारा स्वयं संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत विटामिन, अमीनो एसिड और प्रोटीन आते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन मेजर एलिमेंट्स, बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक पदार्थ। फर्स्ट, कार्बन। कार्बन इज अ मेजर कंपोनेंट। ड्राई सेल्वेट is 50%. Source, organic compounds like glucose or carbon dioxide. And functions, carbon is the structural backbone of living matter. It is needed for all the organic compounds that make up a living cell. It is main constituent of cellular material. कार्बन की बात करें तो कार्बन लगभग किसी कोशिका का अगर भार द्रव्यमान, सूखा द्रव्यमान देखा जाए तो उसका 50% हिस्सा रखता है। कहाँ से पाया जाता है, स्रोत क्या होता है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि ग्लूकोज है, सुक्रोज है या दूसरे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे मिलता है किसी कोशिका को, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भी प्राप्त होता है। कार्य क्या होता है कार्बन का? कार्बन इज़ द स्ट्रक्चरल बैकबोन ऑफ लिविंग मैटर। किसी भी जीवधारी का जो है अगर उसके निर्माण की बात करें तो उसकी रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है। अर्थात बिना कार्बन के किसी भी सेल का निर्माण संभव नहीं दिखता है और इसीलिए इसे बैकबोन ऑफ लिविंग मैटर कहते हैं। इट इज़ नीडेड फॉर सेल द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मेक अप अ लिविंग सेल। यह आवश्यक होती है किसी भी कोशिका के लिए जो कि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण जिसके अंदर होता है। कार्य क्या होता है कार्बन का?
यह किसी भी कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी उपांगों का प्रमुख भाग होता है, सेलुलर मटेरियल का मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ड्राई सेल इज 20%, सोर्स वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। फंक्शंस constitute of cell material and cell water, electron acceptor in aerobic respiration, equal amounts in aerobes and anaerobes, but free oxygen toxic to anaerobes, so they obtain it in a combined form from the substrate. ऑक्सीजन जो कि किसी भी कोशिका का 20% भाग रखता है, जिसका स्रोत क्या होता है, जल होता है और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में भी कोशिकाएं ग्रहण कर लेती हैं। इसके क्रियाकलाप क्या होते हैं, यह किसी भी कोशिकीय भाग का कोशिका के अंतर्गत उपांग पाए जाते हैं उसका प्रमुख हिस्सा होता है। इसके अलावा जो सेल वाटर होता है, कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसका भी मेन हिस्सा, प्रमुख हिस्सा होता है, प्रमुख भाग होता है। इसके अलावा जब एरोबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीश्वसन होता है उसके अंतर्गत यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। इक्वल अमाउंट्स इन एरोब्स एंड एरोब्स, जो ऑक्सी श्वसन करते हैं और जो अनाक्सी श्वसन करते हैं, दोनों तरह के जीवाणुओं में यह बराबर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन मुक्त अवस्था में अगर ऑक्सीजन अनाक्सी श्वसन करने वाले बैक्टीरिया को मिलती है तो वह उसके लिए विषैली होती है, टॉक्सिक होती है, अर्थात एनारोब्स के लिए फ्री ऑक्सीजन जो होती है वह विषैली होती है। इसलिए वह ऑक्सीजन को सबस्ट्रेट के माध्यम से लेते हैं, आधा स्तर के माध्यम से लेते हैं। सबस्ट्रेट का मतलब होता है किसी कंपाउंड में जुड़ी हुई ऑक्सीजन को वो ग्रहण करते हैं, मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन को वह ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि वह उनके लिए विषैली होती है। एनारोबिक या जो अनाक्सी श्वसन करते हैं बैक्टीरिया। नेक्स्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ड्राई सेल वेट इज अबाउट 14%, सोर्स अमोनिया, नाइट्रेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नाइट्रोजन। फंक्शन constitute of amino acid, nucleic acid, nucleotides and coenzymes। जो नाइट्रोजन होता है वह किसी भी कोशिका का 14% भाग रखता है और इसका स्रोत क्या होता है, अमोनिया, नाइट्रेट, कार्बनिक पदार्थ और मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली नाइट्रोजन। इसका कार्य क्या होता है, यह प्रमुख भाग होता है अमीनो एसिड का, न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए आरएनए का, न्यूक्लियोटाइड्स का और कोएंजाइम्स या सहायक कारकों का। और नाइट्रोजन के ही क्षार होते हैं जो प्यूरिन और पेरिडीन में पाए जाते हैं और यह प्रमुख भाग होता है अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और कोएंजाइम्स का। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन। ट्राई सेल वेट 8%, सोर्स वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हाइड्रोजन। फंक्शन मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेल वाटर, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइटोसॉल। हाइड्रोजन की बात करें तो यह 8% भाग रखता है किसी कोशिका में। मुख्य साधारण इसका स्रोत, जो मुख्य स्रोत होता है वह जल, कार्बनिक पदार्थ और मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली हाइड्रोजन है। इसका कार्य क्या होता है, यह प्रमुख हिस्सा होता है किसी भी कार्बनिक पदार्थ का और इसके अलावा कोशिका के अंदर जो जल पाया जाता है उसका प्रमुख जो है हिस्सा होता है। इसके अलावा साइटोसॉल या कोशिका द्रव्य का एक प्रमुख भाग होता है, अर्थात कोशिका के निर्माण में जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लगभग हर उपांग में इनकी उपस्थिति होती है। फास्फोरस। ट्राई सेल वेट 3%, सोर्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, फास्फोलिपिड, एलपीएस, टिकोइक एसिड, इसेंशियल पार्ट ऑफ साइटोसॉल। फास्फोरस की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है कोशिका का। कोशिका का 3% भाग फास्फोरस का होता है। सोर्स क्या होता है, अकार्बनिक फास्फेट
इसका प्रमुख स्रोत होता है और इसके कार्य क्या होते हैं। यह न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, फास्फोलिपिड, लिपोपॉलीसैकेराइड, टिकोइक एसिड और कोशिका द्रव्य, इनका सभी का प्रमुख हिस्सा होता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए में पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाता है, फास्फोलिपिड में पाया जाता है, कोशिका के सेल वॉल जिसकी बनी होती है फास्फोलिपिड्स की बनी होती है उसमें पाया जाता है। एलपीएस लिपोपॉलीसैकेराइड वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। टिकोइक एसिड पाया जाता है। इन सभी में यह प्रमुख भाग रखता है और साइटोसाल में यह अत्यंत ही आवश्यक होता है। कोशिका द्रव्य के लिए यह अत्यंत ही आवश्यक भाग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर। ड्राई सेल वेट इज अबाउट 1%। सोर्स सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स। फंक्शन constitute of cysteine, methionine, glutathione, several coenzymes essential for cytosol। सल्फर की बात करें तो कोशिका का 1% भाग सल्फर रखता है और इसके अगर स्रोत की बात करें तो यह सल्फेट के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बनिक सल्फर कंपाउंड से ग्रहण करती है कोई भी कोशिका। इसका काम क्या होता है, यह तमाम तरह के अमीनो एसिड के में पाया जाता है, प्रमुख भाग होता है, जैसे सिस्टीन है, मेथियोनिन है, ग्लूटाथायोन है और इसके अलावा तमाम तरह के सहायक कारक सेवरल कोएंजाइम्स में भी यह पाया जाता है प्रमुख भाग के रूप में। और इसके अलावा साइटोसॉल का यह बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नेक्स्ट पोटेशियम। ड्राई सेल वेट अबाउट 1%। सोर्स पोटेशियम साल्ट एंड फंक्शन मेन सेल्युलर इनऑर्गेनिक कैटाइन एंड कोफैक्टर्स फॉर सर्टेन एंजाइम्स। पोटेशियम की बात करें तो यह 1% भाग रखता है किसी भी कोशिका के वजन में और इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है, पोटेशियम साल्ट होता है। जो पोटेशियम के लवण होते हैं उसके द्वारा कोई कोशिका इसे ग्रहण करती है। इसका मेन काम क्या होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण धनायन होता है जो कि तमाम तरह के सहायक कारक के रूप में काम करता है। एंजाइम की क्रिया विधियों में काफ़ी सहायता करता है। किसी भी एंजाइम को उसकी गतिविधि या कार्यविधि को सफल बनाने के लिए कोएंजाइम की आवश्यकता होती है, सहायक कारक की आवश्यकता होती है। पोटेशियम उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। नेक्स्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ड्राई सेल वेट 0.5%। सोर्स मैग्नीशियम साल्ट एंड फंक्शन इनऑर्गेनिक सेल्युलर कैटायन कोफैक्टर फॉर सर्टेन एंजाइमेटिक रिएक्शन। मैग्नीशियम की बात करें तो यह किसी भी कोशिका का 0.5% भाग रखता है और इसका स्रोत होता है मैग्नीशियम के लवण या मैग्नीशियम साल्ट। और इसका काम क्या होता है, यह एक अकार्बनिक आयन होता है, कोशिकीय आयन होता है जो कि सहायक कारक के रूप में काम करता है मैग्नीशियम और जो है पोटेशियम की तरह, और तमाम तरह की एंजाइमेटिक रिएक्शन को जो है पूर्ण कराता है। सहायक कारक के रूप में, कोफैक्टर के रूप में तमाम तरह के एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं उनको पूर्ण कराता है। नेक्स्ट कैल्शियम। ड्राई सेल वेट इज 0.5%। सोर्स कैल्शियम साल्ट, फंक्शंस इनऑर्गेनिक सेलुलर कैटायन, कोफैक्टर फॉर सर्टेन एंजाइम्स एंड ए कंपोनेंट ऑफ इंडोस्पोर्स। कैल्शियम की बात करें 0.5% भाग रखता है, स्रोत जिसका कैल्शियम के लवण होते हैं, साल्ट होते हैं, और जिसका काम क्या होता है, एक तो अकार्बनिक आयन होता है और साथ में एंजाइम्स के जो कोफैक्टर्स होते हैं, सहायक कारक होते हैं, उनकी भूमिका निभाता है। किसी भी एंजाइम की क्रियाविधि को संपन्न कराने में सहायता करता है और इंडोस्पोर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट आयरन। आयरन ड्राई सेल वेट 0.2%। सोर्स आयरन साल्ट एंड फंक्शंस कंपोनेंट्स ऑफ साइटोक्रोम एंड सर्टेन नॉन हीम आयरन प्रोटीन्स एंड ए कोफैक्टर फॉर सम एंजाइमेटिक रिएक्शंस। आयरन जो होता है 0.2% भाग रखता है किसी भी कोशिका का, जिसका स्रोत होता है
जो आयरन के साल्ट होते हैं, जो लौह लवण होते हैं, उनके द्वारा कोई कोशिका इसे ग्रहण करती है और यह साइटोक्रोम का प्रमुख हिस्सा होता है। इसके अलावा जो नॉन हीम आयरन प्रोटीन्स होते हैं उनके लिए यह सहायक कारक का काम करता है। साइटोक्रोम किसे कहते हैं? साइटोक्रोम आर रिडॉक्स एक्टिव प्रोटीन्स containing a heme with a central iron atom of at its core as a cofactor. They are involved in electron transport chain and redox catalysis. साइटोक्रोम जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसके की कोर में, केंद्र में आयरन का अणु पाया जाता है और यह एक सहायक कारक कोफैक्टर के रूप में काम करता है। हीम कहते हैं एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है आयरन का, जिसमें कि आयरन बीच में होता है और चारों तरफ डोनर एटम इससे जुड़े होते हैं और यह एक लीजेंड का काम करता है और इसे हीम कहते हैं। आपने हीमोग्लोबिन सुना होगा, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होता है जो लाल रुधिर कणिकाओं में पिगमेंट के रूप में पाया जाता है और वहाँ पर भी जो है सहायक कारक या कोफैक्टर प्रोटीन के रूप में हीमोग्लोबिन का जो है काम करता है, हीम जो होता है। तो यहाँ पर साइटोक्रोम जो होता है वो रिडॉक्स एक्टिव प्रोटीन होता है जो कि हीम जिसमें जुड़ा होता है। और हीम क्या होता है? हीम जो होता है वह कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है आयरन का मॉलिक्यूल जिसके बीच में होता है और चारों तरफ टेट्राडेंटेट लिग्नैंड कह सकते हैं, लीजेंड कह सकते हैं, बाइंड विथ 4 डोनर एटम्स, 4 एटम्स से जुड़ा होता है जो कि इसे इलेक्ट्रॉन देते हैं और एक लीजेंड का काम करता है, चारों मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। सो आयरन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम करता है किसी भी कोशिका में, साइटोक्रोम का हिस्सा होता है और हीम और नॉन हीम दोनों तरह के जो रिएक्शंस में यह काम करता है, प्रोटीन के निर्माण में रहता है और साथ में कोफैक्टर का काम करता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस में। बात करते हैं ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट्स में जिंक इज़ फाउंड इन डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। इट वर्क एज कोएंजाइम फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ and also for activation of enzymes involved in DNA RNA biosynthesis. Zinc also helps in homeostasis in cells. जिंक जो होता है वह डीएनए को बांधने वाले प्रोटीनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा तमाम चयापचयी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें सहायक कारक के रूप में काम करता है। इसके अलावा तमाम तरह के जो है एंजाइम के एक्टिवेशन में भी इन्वॉल्व रहता है, जैसे जो डीएनए और आरएनए का निर्माण करती हैं, ऐसे एंजाइम्स के एक्टिवेशन में उनको क्रियाशील बनाने में भी जिंक का योगदान रहता है। इसके अलावा किसी भी कोशिका को समस्थैतिक रखने के लिए जिंक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। होम्योस्टेसिस ऑफ सेल्स, किसी भी कोशिका को जो है समस्थैतिक रखने के लिए जिंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉपर इसेंशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम व्हिच इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस। कॉपर जो होता है वह कोशिकीय श्वसन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा यह साइटोक्रोम के अंदर भी पाया जाता है, एक प्रमुख हिस्सा होता है आयरन के साथ, कॉपर भी उसमें जुड़ा होता है और जो कि एटीपी के फार्मेशन में, ऊर्जा के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। बोरान essential components for cell signaling from one cell to another process is known as signal transduction. बोरान जो होता है किसी भी कोशिका के द्वारा जो संदेश भेजे जाते हैं दूसरी कोशिका को, सिग्नल दिए जाते हैं जिससे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन नाम दिया जाता है, उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग के लिए बोरान जिम्मेदार होता है। मैग्नीज attached with many enzymes which catalyze the transfer of phosphate group for energy production. मैग्नीज जो होता है तमाम तरह के एंजाइम में जुड़ा होता है जो कि कैटलाइज करते हैं फास्फेट ग्रुप को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, अर्थात ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो फास्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है उस अभिक्रिया की गति को तीव्र करने का काम मैग्नीज करता है जो कि तमाम तरह के एंजाइम से जुड़ा होता है। मॉलिब्डेनम
रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरियल सेल्स। नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया को मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती है, अर्थात नाइट्रोजन को फिक्स करने, वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती है, जो कि अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में किसी भी कोशिका को आवश्यक होती है। कोबाल्ट, इट्स वर्क एज ए पार्ट ऑफ विटामिन B12 रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। आपको पता है कि विटामिन सेल, जो ये बैक्टीरियल सेल होते हैं, खुद संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कोबाल्ट विटामिन B12 का काम करता है, या विटामिन B12 का एक हिस्सा होता है, और जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 का हिस्सा होता है, जो कि बैक्टीरिया की विकास के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड, आवश्यक कार्बनिक यौगिक। एसेंशियल कार्बनिक कंपाउंड्स an organism is unable to synthesize are known as organic growth factors. They must be obtained from the environment. Most vitamin functions as coenzymes. Example, amino acid, vitamins and proteins. जो कि आवश्यक कार्बनिक यौगिक होते हैं, वह सबसे ज़रूरी ये होता है कि बैक्टीरियल सेल जो है उन्हें खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, खुद संश्लेषण नहीं कर पाती है, और इन्हें हम ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर या आवश्यक कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। यह अधिकांश मात्रा में वातावरण से कोई भी जीवाणु की कोशिका प्राप्त करती है। एन ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू सिंथेसाइज आर नोन एज ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर। दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मोस्ट विटामिन्स फंक्शन एज कोएंजाइम्स। तमाम जो अधिकतर जो विटामिन होते हैं वह सहायक कारक के रूप में काम करते हैं किसी भी जीवाणु के विकास में, जिसका उदाहरण है अमीनो एसिड, विटामिन और प्रोटीन। सो दीज आर essential nutritional requirement for bacteria cell. Some other requirements like physical requirements like temperature, pH, moisture, nutritional content, oxygen, light. So on physical requirements of bacterial nutrition we will discuss in new video. So stay tuned and stay ready to achieve great things with the help of skills, knowledge and study. So friends, bye bye, be happy and be safe.